Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Evening, sir. So now let us start. So in last class we have completed different type of ionic structures. और आज उस टॉपिक के आगे का टॉपिक डिस्कस करें उसके पहले मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे आपको, उनको एक बार सॉल्व करके चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन है ड्यू का। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। इसमें पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट देकर, डेंसिटी देकर, एफसीसी स्ट्रक्चर भी दिया है एंड लैटिस कांस्टेंट पूछा है। फॉर दिस क्वेश्चन NaCl क्रिस्टल है। NaCl क्रिस्टल क्यूबिक होता है, क्यूबिक में क्यूब का एक यूनिट सेल पैरामीटर होगा, सेल पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है एक मॉलिक्यूल Na और Cl को मिलाकर बनेगा। Na और Cl को मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनेगा और उसका वेट कितना है 60। दिस m इज 60। डेंसिटी पूरे क्रिस्टल की अगर हम देखें NaCl क्रिस्टल 2160 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। FCC स्ट्रक्चर आपने पता ही है आपको, FCC कैसे था, डायटोमिक बेसिस के साथ FCC स्ट्रक्चर ये था। लैटिस कांस्टेंट पता करना है। अच्छा, जब FCC स्ट्रक्चर होगा तो N इफेक्टिव कितना होगा ये बताइए आप लोग। 8 नहीं, 8 नहीं होगा यहाँ। FCC में 60 हैं? इसमें सिंगल मोनोएटमिक के लिए तो 4 होगा, लेकिन यहाँ पर डायटोमिक है ना तो 8 हो। यहाँ पर N इफेक्टिव 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। 4 Na और 4 Cl एटम्स मिलकर के 4 NaCl मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। करेक्ट है। 4 Na एटम्स एंड 4 Cl। 4 Na और 4 Cl मिलकर के टोटल क्या हो जाएगा 4 NaCl। 4 NaCl मॉलिक्यूल्स। Yes, this is first slide. आज की क्लास का ये पहला स्लाइड है। लैटिस और बेसिस वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। यस, बोलो बोलो। CSCl पे खत्म किया था और हेडिंग लिखा था बस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ लैटिस एंड बेसिस। तो सब तो कवर हो गया था ना। सर सिर्फ हेडिंग लिखा था, नहीं, मतलब Cover NaCl हो CSCl का स्ट्रक्चर तो कवर हो गया था, पर उसके बाद मैंने लास्ट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ लैटिस एंड बेसिस हेडिंग लिखा था। वो टेबल कंप्लीट हो गया था। ओके सर। उसमें हमने टेबल इस तरह से बना हुआ था
उसमें FCC डायटामिक ये पोजीशन एटम्स की, वो पोजीशन एटम्स की, उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था सॉल्व करने को, सॉल्व करके आने को। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था DU 2014 का। अब देखिए 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 Na एटम्स हैं, 4 Cl, तो 4 NaCl मॉलिक्यूल्स हो गए। सिंस अब यहाँ डेंसिटी जब निकालोगे तो आप मॉलिक्यूलर डेंसिटी लिख रहे हो, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, N इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर A क्यूब। तो आप देखिए ये मॉलिक्यूलर वेट है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्लियर? अगर मैं 8 लिखूंगा तो मेरे लिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज एटॉमिक वेट हमको पता करना पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ एटम्स 4 Na का मास लिखूंगा, 4 Cl का मास लिखूंगा, तो उससे भी तो वही वैल्यू आएगी ना। हाँ, अब इसमें मैं 8 करके 8 इंटू 60 कर दूं अपान एवोगाड्रो नंबर 6 अच्छा, इसकी डेंसिटी की वैल्यू भी नोट करनी है, तो ए का फार्मूला मैं बना लेता हूं पहले, उसके बाद सॉल्व करते हैं। आप एक बात इसमें देखिए, वेरीफाई कीजिए कि अगर मैं 4 इंटू मास ऑफ Na प्लस 4 इंटू मास ऑफ Cl करूं, या 4 इंटू मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ NaCl कर दूं, दोनों से तो आंसर एक ही आएगा ना। 4 बार मैं Na लूं, 4 बार Cl लूं, या 4 टाइम्स NaCl ले लूं, टोटल वही वैल्यू आएगी अपॉन रो इंटू Na होल क्यूब रूट पूरे का 1/3। यहाँ पर आ गया 4 इंटू 60 अपॉन, हाँ ठीक है, कितने सरफेसेस छोड़ दूं, ये सरफेस कितना होता है भाई, कुछ क्वेश्चंस थे 10-12 क्वेश्चंस, पिछले क्लास का PDF देख लीजिए, पेजेस का आइडिया लग जाएगा। ओके सर। 1/3 पिछले क्लास के लेक्चर से देख लीजिए। वैसे आई थिंक आप कहीं से भी लिखो, क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसके बाद 2-3 पेज छोड़ करके लिखो, बाद में उसको आप कॉपी कर लेना, ओके नोट सर। कर लेना। 1/3। अब इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, ऑप्शन 60 ग्राम होगा। 60 ग्राम में एवोगाड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 60 ग्राम NaCl मटेरियल लोगे तो उसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। एक मॉलिक्यूल का वेट ग्राम में कितना हो जाएगा, 60 अपॉन Na एवोगाड्रो नंबर। ये क्या 3 क्या लिखा है, व्हाट इज 3 क्या है? सर वो नंबर ऑफ सरफेसेस बता रही हैं शायद। अच्छा ठीक है, यस सर। आंसर क्या आएगा? .69 एंगस्ट्रॉम, 5.69 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर है, करेक्ट है। आगे बढ़े, यस सर। सबका हो गया ना ये, यस सर। चेक कर लीजिए, सबका यही आंसर होगा। एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको आई थिंक स्लाइड में दिया था, जिसने देखा होगा सॉल्व किया होगा, तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार। प्लीज म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लें। क्वेश्चन इन नेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। द थर्ड नियरेस्ट नेबर, प्लीज म्यूट कर लीजिए, पेज पलटने की साउंड आ रही है, जब जरूरत हो तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए, प्रॉब्लम पूछिए, जो भी आपको डाउट हो वो पूछ सकते हैं। थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस BCC में आप लोग बताएं।
Sir, D option. हैं थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। ओके, डिस्टेंस इन बीसीसी √2 A0। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, कितना छोटा क्वेश्चन होगा, लेकिन नेट में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में अवेलेबल था। 5 नंबर में इसको नेट में पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो आपसे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप थर्ड नेबर, फोर्थ नेबर, जिस केस में जितना हायर नेबर तक पता कर सको, आप उसको जरूर नोट करके रखेंगे अपने पास। क्वेश्चंस किसी भी लेवल तक जा सकता है। जस्ट एक शो कर रहा हूँ मैं इन क्वेश्चंस को जो और भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, और प्रैक्टिस करना है आपको। एक क्वेश्चन ये आया, जैसे मान लो सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन एफसीसी। प्लीज बैक स्लाइड सर। बैक स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ठीक करना है। आप स्टेटमेंट कॉपी करने के लिए अगर स्लाइड में बैक करा रहे हो तो आप प्लीज स्टेटमेंट बुकलेट से देख, है ना, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो आप। लेकिन मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑप्शन सी सर। ए होगा सर। ए है ऑप्शन सी। ए डिस्टेंस इन एफसीसी, ऑप्शन सी डिस्टेंस हो गया, ए हो गया, है ना, ऑप्शन सी। बैक करें, अगले स्लाइड पे चलें, अगले क्वेश्चन पर। यस सर। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में है द मैक्सिमम रेडियस ऑफ इंटरस्टिशियल स्फीयर। कोई इंटरस्टिशियल स्फीयर ले लिया गया, दैट कैन जस्ट फिट इनटू द वाइड बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम्स ऑफ बोथ बीसीसी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बीसीसी स्ट्रक्चर में कॉर्नर एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं? यस सर। नो सर। नो नहीं सर। सर, नहीं होते हैं। नहीं होते सर। नहीं होते। नो सर। ओके, मैं यहाँ पर एक √2a डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक डिस्टेंस दिखा रहा हूँ √3a, और यहाँ दिखा रहा हूँ a। आप बता सकते हैं ये तीनों लेंथ a, √2a, √3a क्यूब में कौन कौन से लेंथ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन कौन से डायरेक्शंस को? परपेंडिकुलर जो है ये तो सर हो गया वो फेस डायगोनल। यस सर। फेस सेंटर ये है हेड ये है बॉडी डायगोनल। यस बॉडी डायगोनल। जो कॉर्नर का ये है। ए कॉर्नर। एज तो लेंथ। कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। टच किसके अकॉर्डिंग अलोंग कर रहे हैं एटम्स? बॉडी सेंटर। बॉडी डायगोनल। बॉडी सेंटर के अलोंग एटम्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। इस तरह से इमेज बन जाएगा। अब इसमें मेरे से जो इमेज बन रहा है उसमें वो टचिंग भी है, नहीं भी टच कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि यू टच कर रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें एक एटम यहां भी होगा। ठीक है, तो अब इससे में जो वाइड स्पेस होगा किस साइड के अलोंग हो रहा है? साइड है वो √2a। ए, यहां पर है, यहां पर एक एटम है एक्स्ट्रा स्फीयर जो आप डाल रहे हैं। अगर रेडियस r है, रेड कलर के एटम्स का रेडियस r है, स्मॉल r, तो इसका रेडियस कैपिटल R कितना होगा?
यहाँ पर भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, आर है। तो आप जो वायलेट कलर का एक एक्स्ट्रा स्फीयर इंसर्ट कर रहे हो, वायलेट कलर का एक्स्ट्रा स्फीयर इंसर्ट कर रहे हो, उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस क्या? तो सॉल्व तो करने दोगे, क्वेश्चन में आंसर हियर रूट आंसर भी देखो ना, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो एक बार और उसके बाद फिर सोचो कि क्या निकालना है। √3a इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल आर, ऑप्शन 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, एंड 2 टाइम्स स्मॉल आर प्लस 2 टाइम्स कैपिटल आर इज इक्वल टू a। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ a क्या होगा, 4r/√3। कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर उस स्फीयर का रेडियस है जो कि इंसर्ट किया गया है, स्फीयर का रेडियस है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, वही है कैपिटल आर। मैक्सिमम रेडियस आर ले लिया, यहाँ पर आर हो गया, आर आर आर। तो उसको इस मैक्सिमम रेडियस जिस कैपिटल आर को हम लोग इंसर्ट करेंगे तो वो पूरा पैक कर देगा साइड को, साइड के लॉन्ग पैकिंग उसको क्लोज कर देगा, मतलब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, वो बीच वाला स्फीयर दोनों कॉर्नर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, 2r प्लस 2 कैपिटल आर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4r/√3। so this capital R is equal to 2/√3 minus 1 स्मॉल r। ये रेडियस है कैपिटल R। क्लियर? तो ये जो एटम में आपने या एक्स्ट्रा स्फीयर जो रखा है, स्फीयर को आपने अलोंग द साइड जो सेंटर में स्पेस मिल रहा है उसी में आपने रख दिया। सेंटर में जो स्पेस मिल रहा है दोनों एटम्स के, क्या बोल रहे हैं? कैपिटल आर है वो कटायन का रेडियस है या फिर डायमीटर? ये कैटायन कहाँ से घुस गया? छोटा वाला है ना सर, उसे मतलब कि जो स्पेस है या फिर एटम उसका रेडियस या फिर एटम है, जूम कर रहे हैं तो दोनों से क्या चीज? आप बताओ, आप क्या समझ रहे हो? सर मेरे अकॉर्डिंग तो सर रेडियस मतलब आप एज्यूम कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग भी रेडियस ही है, दोनों सर। लोगों के अकॉर्डिंग रेडियस है। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये देखो, यहाँ आर लिखा भी है, अभी रेडियस ही है। एटम में क्या और क्या मान लोगे, इसीलिए 2 बार आर लिखा है। आप देखिए, मैंने जहाँ इमेज लिखा है वहाँ 2 बार आर लिखा है मैंने। एक तरफ कैपिटल आर, एक तरफ, मतलब पूरा जो लेंथ है, साइड है ये, इस पर एक एटम यहाँ है, एक यहाँ है, इसका भी तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, यही तो हुआ पूरा लेंथ ए। इसीलिए इसको बीच में सेंटर से बांट दिया। डायमीटर नहीं है, कैपिटल आर इज रेडियस, मैक्सिमम रेडियस होगी। यस, मैक्सिमम रेडियस की वैल्यू इस तरह से आपको, अब कैटायन है कि एनायन है ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है कुछ ऐसा। स्फीयर है जस्ट, ये मान लो वो एक स्फीयर है। सर √2a वाला क्यों नहीं तो लिया? कैपिटल आर मान लेते, आप बताओ। हाँ सर, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है, आप मैक्सिमम बताओ। रेडियस वही कोशिश कर रहा हूँ सर मैं कि मैक्सिमम पूछा है तो इसमें 2r इज इक्वल टू √2a हो जाएगा, मतलब 2r सॉरी 2r प्लस वो 2r प्लस 2 कैपिटल R इज इक्वल टू √2 टाइम्स a हो जाएगा ना। तो सर a की जगह हम √2a मतलब साइड क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सर और सर वहाँ पे सर वो मैक्सिमम डायमीटर भी आएगा उसका, क्योंकि ये साइड भी तो बड़ी है और रेडियस वो एटम का साइज उतना ही है। अच्छा, तो आपको लगता है √2a वाले साइड में बीच में रखना एटम को ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं रखा है। आप एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग। नहीं लग नहीं रहा है, आप स्टेटमेंट क्वेश्चन का पढ़िए पहले एक बार। बोल रहे हैं जो सर बॉडी सेंटर में जो वॉइड होगा उसमें एटम को फिट किया जा रहा है।
ठीक है। बॉडी सेंटर एटम्स के बीच में, बॉडी सेंटर एटम जो है उनके बीच में जो वाइड है, ठीक है, क्लियर? हाँ सर। सर तो मतलब फेस कि फेस वाले में फेस अगर वाले पे फिट नहीं करना है। चाहो आप, में फेस वाले में फिट करना चाहोगे तो क्या आपको लगता है कि आप इतना बड़ा एटम डाल सकते हो? मैं रुको साइज दिखाता हूं मैं। क्या इतना बड़ा एटम डाल सकते हो इसके अंदर? नहीं सर, वो बॉडी डायगोनल वाला पार्ट फिर ओवरलैप कर जाएगा, तो नहीं डाल सकते हैं। यस, एक बार इसको फिर से इमेजिन करना, जिस कमरे में बैठे होगे उसको क्यूब मान लेना, और फेस डायगोनल, कॉर्नर, कैसा भी आप एज्यूम करोगे, जो चीजें इसमें दी गई हैं। आपको मैं जो बोल रहा हूँ, आप लोग बॉडी सेंटर एटम के बीच में जो वाइड स्पेस है उसमें मैक्सिमम कौन से रेडियस को फिल कर सकते हो? जो मैंने जैसे लिया है वैसे। अब बनाने के लिए तो मैं ऐसे एक इलिप्स भी बना सकता हूँ। इलिप्स का पूछ लूं कि मैक्सिमम वो बता दो, क्या कह दो, इलिप्सॉइड या इलिप्स जो भी आप इसमें फिल करोगे, इलिप्सॉइड एक्चुअली होगा, तो उसका इस तरह से बता दूं कि सेमी मेजर एक्सिस बताओ, क्योंकि एक तरफ तो कम हो जाएगा ना, जो सर्कुलर या स्फेरिकल होगा तो एक तरफ रेडियस कम होगी, एक तरफ ज्यादा होगी। वो तो इलिप्स में भी हो सकता है, सर्किल स्फीयर में तो पॉसिबल है नहीं, है ना? इसलिए √2 वाले साइड में मत लेना। चेक करने के लिए चेक कर सकते हो, लेकिन कोई आंसर मैच नहीं करेगा उसमें। चलो एक क्वेश्चन अभी सर आप फिर से आएगा, ऐसा ही सर क्वेश्चन। उसमें एक डाउट था। यस, बोलिए। जो सर फेस सेंटर पर सर एटम रखे हैं, उसमें बॉडी सेंटर, बॉडी क्यूबिक सेंटर के लिए तो फेस सेंटर पे एटम नहीं होता है। कहाँ पे नहीं होता? बीसीसी में सर। हाँ नहीं होता है, तो मैं कहाँ रख रहा हूँ? मैंने रखा भी तो नहीं है फेस सेंटर। फेस डायगोनल कौन सा है, देख रहे हो ना, √2a लेंथ वाला। फेस डायगोनल, यस सर। हाँ, तो उसमें एटम से कहाँ रखा है मैंने साइड के अलोंग सेंटर पे एक एटम रखा है, जिसको बोल रहे हैं कि इंटरस्टिशियल स्फीयर है। वो इंटरस्टिशियल स्फीयर मैंने वायलेट कलर से दिखाया है बस। और वो मैंने साइड के अलोंग जो गैप था उसमें फिट किया है, अलोंग द साइड, जो कॉर्नर एटम्स के बीच में थोड़ा सा गैप था, उसी में मैंने इंटरस्टिशियल एटम फिट किया। और उसकी मैक्सिमम रेडियस की बात कर रहे हैं तो मैंने इस तरह से रिलेट कर दिया। मैंने कहीं फेस सेंटर पे कोई एटम नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप ये साइड के अलोंग ना लेकर अगर यहां लेते हो तो यहां उसका ऐसा मत सोचना कि रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ेगा नहीं। उसको सर नहीं बोला था सर, √2a डिस्टेंस पर जो एक हाँ, एटम को रखे है ना। कहाँ रखा है √2a डिस्टेंस पर? ये वाला नो सर, हो गया सर, क्लियर हो गया। मतलब क्लियर भी हो गया, और √2a डिस्टेंस पर मैंने रख भी दिया। फेस सेंटर नहीं है, वो कॉर्नर है, बॉडी डायगोनल है, मैंने दिखा रखा है, साइड है, जो भी है। चलिए ठीक है, जब हो गया क्लियर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलिए ठीक है, 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ HCP। 6 HCP के यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 6 फॉर HCP। Sir, previous slide, HCP please. Okay, sir. अभी हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. इसका सॉल्व करो क्वेश्चन खुद से। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इन मैग्नीशियम। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, सॉरी नियरेस्ट 2 बार हो गया। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ऑप्शन ए
is equal to A is equal to 2R and 2R is 2 into बी ऑप्शन है, हैं बी ऑप्शन। B कैसे हो गया? ए होगा सर। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 2R होता है, 2R की वैल्यू होती है A। तो अगर R दिया होता तो या 2R दिया है तो मैं स्मॉल a ही तो लैटिस पैरामीटर है और वही है उसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। 2R इज इक्वल टू A। तो जो वैल्यू दे रखी है एक्चुअली वही तो लैटिस कांस्टेंट है और वही नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी है। हो गया? यस कंप्लीट। यस सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट 2016 का, गेट 2016 का क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में एटम्स व्हिच कैन बी अज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर are arranged in FCC lattice with lattice constant A such that each atom touches its nearest neighbor. Take the center। अब आप देखिए, मैं एक फेस सेंटर क्यूबिक का प्लेन बना रहा हूं, FCC प्लेन, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर का प्लेन है ये, ठीक है। सेंटर में एक एटम अवेलेबल है इस तरह से, एक एटम यहाँ अवेलेबल है, एक एटम यहाँ अवेलेबल है, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ। एटम्स के साइज कम ज़्यादा हो तो फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन करेक्ट करना है हमें। अब आप देखिए कि जो फेस सेंटर लैटिस है उसमें नियरेस्ट नेबर को टच करता है एटम, सभी एटम्स का रेडियस कैपिटल आर है। जैसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया है ना बीसीसी वाले में, वैसा ही क्वेश्चन है, ये एफसीसी का है और ये गेट के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो ये एफसीसी प्लेन है मेरे पास, एफसीसी प्लेन, जस्ट एफसीसी प्लेन एक फेस सेंटर प्लेन लिखा है, ले लिया। तो प्लेन में फेस सेंटर कॉर्नर को टच करता है, इसकी डिस्टेंस है a, ठीक है। और अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर जो एटम इंसर्ट करना है उस एटम का जो लैटिस ये पोजीशन होगी, वो पोजीशन क्या है? पोजीशन है 0, a/2, 0, है ना। वाई एक्सिस पर इंसर्ट कर रहे हो आप एटम, एक्स्ट्रा स्फीयर इंसर्ट किया जा रहा है, क्वेश्चन में स्फीयर मेंशन करते हैं लोग। तो कह रहे हैं कि कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है, सारे एटम्स हैं, एटम्स का स्फीयर कैपिटल आर है, वही उसी तरह का एफसीसी जैसे बना रहा है। फिर है लैटिस कांस्टेंट ए दे दिया, लैटिस कांस्टेंट हर साइड में लेंथ ए है, अपने नियरेस्ट नेबर एटम्स को टच करता है। सेंटर ऑफ वन ऑफ द एटम को ओरिजिन ले लेना है, यहाँ ओरिजिन ले लिया, एक एटम को एक्स वाई प्लेन बना लिया। अनदर एटम ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर का दूसरा एटम टच आपको डालना, कहाँ एकोमोडेट करना है? 0 a/2 0 पर, और स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देखिए ये है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, पिछले वाले में कैपिटल आर मान लिया था, यहाँ स्मॉल आर हो गया। अब यहाँ जो एटम्स हैं, इनिशियली जो एटम्स दिए गए हैं सबका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंस a इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल आर प्लस 2 टाइम्स कैपिटल आर, ये तो हो गया एक इक्वेशन। दूसरा है अंडर रूट 2a फेस डायगोनल इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल आर। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। पिछले वाले में बॉडी डायगोनल की लेंथ 4r थी, 4 टाइम्स r, और अभी क्या है? फेस डायगोनल का लेंथ है 4 टाइम्स r। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 a वैल्यू क्या आएगी? 2√2r, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 0.828 आ रहे थे, गलत, इनकरेक्ट। आवाज नहीं आ रही।
क्या फिर से आंसर बताइए अपना अपना। 0.7 नहीं आएगा भाई। सर 0.41 0.414 यस। √2 - 1 होगा और √2 - 1 मतलब 1.414 - 1 वैल्यू इज 0.414। करेक्ट है, एक बार चेक कर लीजिए। सिमिलर क्वेश्चन आपने पहले एक सॉल्व किया, वो किताब से लिया गया क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बोथ आर सिमिलर, बोथ हैव सिमिलर आंसर्स। एक बीसीसी का है, एक एफसीसी का है। ओके, इस तरह से कोई भी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर सर ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिखा है सर? मतलब अगर मैक्सिमम ना भी लिखा होता तब भी तो हम यही लेते ना। नहीं, तब तो इससे छोटा भी हो सकता था ना। स्मॉल आर की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। छोटा सा रखिए, बड़ा सा रखिए। बड़ा रखोगे तो एग्जैक्टली इक्वेशन 1 होल्ड करेगा। ओके सर। हाँ, पूरी तरह से क्लोज पैक हो जाए। उस लाइन के अलॉन्ग, साइड के अलॉन्ग क्लोज पैकिंग के लिए जरूरी है स्मॉल ए की वैल्यू 2 टाइम्स स्मॉल आर प्लस 2 टाइम्स कैपिटल आर होना। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब है इसमें सर अगर मिनिमम पूछता। क्या बोल रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ, सॉरी सर, मैं कह रहा हूँ अगर इसमें मिनिमम पूछता तो हम इतने डेटा से हम नहीं बता सकते थे ना कि मिनिमम क्या होगा। मिनिमम में आप 0 बोल सकते हो। अच्छा 0 मिनिमम बोल दो, मिनिमम में बोल दो कि डालेंगे ही नहीं हम। मिनिमम में यही तो बोल सकते हो ना कि मुझे डालना ही नहीं है एटम। यही तो मिनिमम हो सकता है ना। हैं? यस यस, ओके। चलिए ठीक है, और किसी को कोई डाउट? साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। हैं? अरे साउंड नहीं आया, फिर से पूछिए। कुछ पूछ रहे हैं, प्लीज अनम्यूट करके थोड़ा लाउडली बोलें। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं सर। नहीं पूछना है किसी को? अभी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। अप टू 2 डेसिमल बोल रहे हैं क्या? तो 0.41 ही लिखना होगा अप टू 2 डेसिमल में। 0.41, नॉट लास्ट वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है? 0.41। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं हम लोग। हो गया ये क्वेश्चन सर, थोड़ा होमवर्क के लिए दिया था मैंने। जिसको जो डाउट होगा बाद में पूछ लेना अगर अभी भी डाउट है तो। अब आप एक इस इमेज पर ध्यान दीजिए। इस इमेज में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, लैटिस पॉइंट्स, और एक एक्सिस बता दिया गया। ये है एक्सिस, सपोज एक्स एक्सिस है, ऊपर ये वाई एक्सिस होता है प्लस वाई, नीचे माइनस वाई। एक्स वाई प्लेन आपको बना दिया, दिखा दिया एक्स वाई प्लेन। तो जब भी एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर बनाओगे, किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर अगर आपको पता है, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो आप उसका पोजीशन वेक्टर कहीं आर से लिखते हो। आर इज इक्वल टू सम R1 वेक्टर ए, R2 वेक्टर बी प्लस R3 वेक्टर। यहाँ ए बी सी जो है ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
जैसे आई कैप लिखते थे, जे कैप लिखते थे, के कैप, वैसे यहाँ एक वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। क्रिस्टलोग्राफी में एक्सिस जो है वो एबीसी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स वाई जेड भी बोल सकते हो आप इनको। बट ध्यान रखना है कि जो ए है, वेक्टर ए, दैट इज ए आई कैप, अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो। वेक्टर बी जो होगा उसमें बी जे कैप हो जाएगा, और वेक्टर सी जो है सी के कैप होगा। बात समझ में आई? ए बी सी के टर्म में ही हम लोग बात करेंगे हमेशा। R1 R2 R3 क्या है? जैसे यहां पर एक वेक्टर दिखाया है OP, OP का पोजीशन वेक्टर R जो होगा उसमें क्या आएगा? 4A माइनस 2B, यही आएगा ना वेक्टर R? इमेज देख के बताओ। इमेज देख के वेक्टर R देखिए, 4A, A में A डायरेक्शन पर 4 टाइम्स 4 यूनिट्स गया है, B में माइनस 2B गया है, माइनस 2 गया है तो माइनस 2B हो गया। तो आपको एक छोटा सा एक्सिस रिप्रेजेंटेशन यहाँ इस तरह से दिखा दिया जाता है। वेक्टर ए इधर पॉजिटिव है, वेक्टर बी इधर पॉजिटिव है, नीचे होगा तो माइनस बी हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो जो वेक्टर ओपी है, वेक्टर आर की वैल्यू है 4a माइनस 2b। तो किसी भी वेक्टर को आप, पोजीशन वेक्टर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें R1 R2 R3 तीन कंपोनेंट हो जाते हैं। तो लिखते हैं कि ये वेक्टर R passing from the origin to a lattice point can be written as this: R1 R2 R3, these are either integers or fractions. ABC, these are basis vectors. हो सकता है ये ए आई कैप हो जाए, ए जे कैप हो जाए, ए के कैप, पता नहीं है क्या है ये। क्यूबिक हो सकता है, क्यूबिक में एबीसी बराबर होते हैं। एबीसी, दीज आर द बेसिस वेक्टर्स। ए बेसिस वेक्टर्स एबीसी जो है इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले भी हो सकते हैं, बट डायरेक्शन 90 90 पे भी हो सकता है, अदर देन 90। जैसे किसी रोम्बोहेड्रल की बात करें, ट्राइक्लिनिक की बात करें, मोनोक्लिनिक, तो अल्फा बीटा गामा जरूरी नहीं है 90 90 90 हो। जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस लेते हैं तो हमारे पास एक्स वाई 90 90 पर होता है। तो क्यूबिक में तो वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होंगे, वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर सी वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर होगा क्यूबिक में। तो क्यूबिक टेट्रागोनल आर्थोरोम्बिक में एबीसी जो वेक्टर्स हैं वो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर सकते हैं। आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड वो एबीसी वेक्टर्स के साथ कोइंसाइड कर सकता है इन आर्थोरोम्बिक टेट्रागोनल एंड क्यूबिक सिस्टम, बट अदर में कोइंसाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जो ए बी डायरेक्शन यहाँ दिखाया गया उसके साथ मैं अगर वेक्टर पी का पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो R1A R2B प्लस R3C, इस तरह से तीन टर्म्स का समेशन हो जाएगा। R1 R2 R3 क्या है? दे आर मिलर इंडिसेस। किस तरह से ब्रैकेट में लिख रहे हैं आप देख रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट में R1 R2 R3 तीनों को लिख दीजिए, उसी को हम लोग मिलर इंडिसेस बोलेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो इस तरह से अगर आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तीन इंटीजर्स लिख दिया जाए, कॉमा नहीं रखना, कॉमा के बिना, विदाउट पुटिंग एनी कॉमा बिटवीन दीज R1 R2 R3, आपको इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है, कॉमा नहीं रखना। ठीक है, अब ये अगर R1 R2 R3 आपने लिया, ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं, तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इंटीजर्स नहीं है, फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल वाली वैल्यू को भी आपको इंटीजर बनाना है। फ्रैक्शन को इंटीजर बनाने का मतलब है यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। अगर तीनों R1 R2 R3 फ्रैक्शनल वैल्यूज रख रहे हैं तो आपको उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो R1 R2 R3 ये तीनों के तीनों नंबर्स इंटीजर होने चाहिए। इनमें अगर इंटीजर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ है 1 आ गया, 3/4 आ गया, 1/2, तो आप इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। एक में डिनोमिनेटर में 1 है, एक में 4 है, एक में 2 है। दैट मीन्स ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी वैल्यू? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम है 4 4 3 2। यस, तो आपको R1 R2 R3 की वैल्यू पता करनी है और उसके बाद फिर डायरेक्शंस बता देने हैं, उसी को ब्रैकेट में अंदर रख के डायरेक्शन बोल देना। जैसे यहाँ राइट साइड में जो इमेज बनी हुई है इसमें वेक्टर R क्या है? दिस वेक्टर R इज इक्वल टू 4A माइनस 2B। तो आपने क्या बोला इसका?
इस तरह से ब्रैकेट बनाया, 4 2 बार। तीसरा अगर नहीं है तो तीसरे को 0 मान सकते हो या मत दिखाओ। तीसरे को अगर दिखा रहे हो तो 4 2 बार 0 लिख दीजिए, हो गया काम। कोई जरूरी नहीं है कि तीसरा एक्सिस हो, लेकिन अगर है तो भी आप 0 दिखा सकते हो उसको। तीसरे पर 0 हो जाएगा ना, जेड एक्सिस पर तो है नहीं, एक्स वाई ही है ओनली। तो इस तरह से 4 2 बार 0। बार क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज निगेटिव है। माइनस साइन जब भी आएगा तो उस नंबर के ऊपर बार लगा देना है। 2 बार मीन्स -2। तो क्रिस्टलोग्राफी में -2 को 2 बार लिख के रिप्रेजेंट करेंगे जब भी हम लोग इस तरह से मिलर इंडिसेस लिखेंगे। सो दिस इज मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस किसका है? डायरेक्शन का। मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस आर R1 R2 R3 R1 R2 R3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C। समझ में आ गया ये पेज? सर ए बी सी जो बेसिस बना रहा है वो सर ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 के लिए सेटिस्फाई करेगा, 3 के लिए नहीं करेगा। 3 के लिए, जिसके लिए नहीं करेगा 3 का मतलब 4 नहीं, क्यूबिक में सेटिस्फाई करेगा, ऑर्थोरॉम्बिक में करेगा, जिसमें अल्फा बीटा गामा 90 है उसी में करेगा। टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, रॉम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल में नहीं करेगा। जिसमें नहीं करेगा तो सर उसके लिए मिलर इंडिसेस कैसे लिखेंगे? उसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर और ए बी सी का बेसिस अगर आप के लिए मैं ये बता रहा हूँ ABC बेसिस वेक्टर उस क्रिस्टल के हैं जिस क्रिस्टल की आप बात करोगे। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं, क्यूबिक में तो इस तरह से हो जाएगा ना, वेक्टर A वेक्टर B, यहाँ 120 डिग्री है। अगर यहाँ ओरिजिन ले लोगे तो ये वेक्टर क्या होगा बताओ? 0 0 0। कौन सा डायरेक्शन है ये? सर उसके सर पैरेलल है। किसके साथ पैरेलल है? वेक्टर A यहाँ पर है, वेक्टर B यहाँ है। ये वेक्टर आप बना लो, इस वेक्टर को लिख लो, इस वेक्टर का सबका तो डायरेक्शन हो जाएगा ना। इस वेक्टर का A है 1 0 0, ये 1 0 0 हो गया। ये कौन सा है बताओ? ये कौन सा है वेक्टर बताओ? ये कौन सा है? सब तो बता सकते हो ना A और B के टर्म में। यस सर। हाँ, तो इसीलिए मैं A और B बता रहा हूँ। A और B के बीच में 120 डिग्री है तो क्या हुआ? बेसिस वेक्टर तो AB ही होगा ना। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से। ज्यादातर क्यूबिक क्रिस्टल्स में ही आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, अगर डायरेक्शन वगैरह कोई पूछता है तो। इसमें 90 डिग्री पर ABC वेक्टर्स मिलने वाले होंगे। ऑर्थोरॉम्बिक में भी 90 डिग्री होता है, क्यूबिक में भी होता है, टेट्रागोनल में होता है। हो गया? नोट कर लिया सबने इसको? सर मतलब कि सर इसमें बेसिस वेक्टर्स जो है सर बेसिस वेक्टर्स जो आपने बोला था कि ए वेक्टर है जो आई कैप लिखा है, लेकिन सर अगर हम कोई और लेते हैं लैटिस जिसमें मतलब ऑर्थोगोनल नहीं हो तो उसमें तो आई कैप नहीं होगा ना, ए वेक्टर नहीं होगा उसमें। उसमें आई कैप जे कैप के कैप के साथ कोइंसाइड ही नहीं करेगा वेक्टर ए भी। आएगा, कुछ अलग आएगा है ना उसमें सर? तो कुछ अलग टाइप, हाँ कुछ अलग टाइप का रहेगा। मतलब सर इसमें हम एक और कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन टाइप किसी को? के सर इसमें एक पार्टिकुलर टाइप के लैटिस के लिए जिसमें अगर ऑर्थोगोनल वाला सब बेसिस फॉर्म कर रहा तो एबीसी ऑर्थोगोनल वाला करेगा, और अलग टाइप का अगर ले रहे हैं कोई, जैसे आपने बताया था वो कोई मतलब जो लेटरल लाइंस होती है जिसमें एंगल 90 नहीं होता, उसके लिए अलग फॉर्म करेगा। ये मतलब अलग टाइप का बेसिस होगा लेकिन फॉर्म यही होगा, ए बी और सी होगा। इसी तरह का रहेगा, R1 R2 R3 इसी तरह से कैलकुलेट करोगे। बस ए बी सी और चेंज हो जाएंगे उसमें वहां पे। हाँ, एबीसी अलग से क्या है वो हमें क्या मतलब है? वेक्टर ए की वैल्यू ए आई कैप है, वेक्टर बी की वैल्यू 2a आई कैप या 5j कैप है, क्या है उससे हमें क्या मतलब? हमें वेक्टर बी और ए का और वेक्टर सी का कोफिशिएंट देखना है। वही है पोजीशन वेक्टर के लिए डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन बताना है ना आपको, किस डायरेक्शन में है, वो एबीसी के टर्म में ही बताया जाएगा, एबीसी के कोफिशिएंट को ही लेकर बताया जाएगा। और कोई डाउट किसी को? सर जो वेक्टर ले ए बी, सर इनको यूनिट वेक्टर क्यों नहीं लेते हैं? ए कैप हो या बी कैप? ये मैथमेटिक्स, दिस इज नॉट अ मैथमेटिक्स कोर्स नहीं है ये, सॉलिड स्टेट है।
क्रिस्टलोग्राफी में वेक्टर ABC, ये 3 बेसिस वेक्टर अगर हम लोगों ने इसको बोल दिया तो आप इसी टर्म में इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सिमिलरिटी सिंप्लिसिटी सब कुछ मेंटेन किया है। जरूरी नहीं हर बार अल्फा बीटा गामा 90 ही आए। 3 क्रिस्टल में आता है तो 3 क्रिस्टल में आप आई कैप जे कैप के कैप के साथ रिलेट कर सकते हो, बट अदर 4 क्रिस्टल्स में नहीं आएगा, जिसमें मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। तो क्या वहां पर डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है? वहां भी डायरेक्शन डिफाइंड है। वहां के वेक्टर ABC के टर्म में आपको वेक्टर ABC के टर्म में R को लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपका काम आसान हो जाए। ये अल्फा बीटा गामा के बेसिस पर आप इसको XYZ के साथ कोइंसाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। 3 में कोइंसाइड होगा, 4 में नहीं होगा। ठीक है, अभी क्लियर है? आगे चले। यस सर। सो नेक्स्ट एक इमेज यहाँ बना हुआ है। आई हैव टेकन दिस इमेज। आप इस इमेज में देखिए, इसमें लिखा द इंडेक्स, जो इंडेक्स है, इंडिसेज है, मिलर इंडिसेज, वो पैरेलल वेक्टर्स के लिए, पैरेलल डायरेक्शन के लिए सेम होगी। जैसे यहाँ ये डायरेक्शन दिखा दिया, ये डायरेक्शन, ये ब्लू कलर से जितनी भी डायरेक्शन दिखाई हैं सबका मिलर इंडिसेज सेम है। वो तो हम पहले भी जानते हैं कि पैरेलल डायरेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन एक ही वेक्टर से कर सकते हो। आई कैप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी डायरेक्शन हो, कोई लेंथ हो, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे ब्लू कलर से जितने भी वेक्टर्स, जितने भी डायरेक्शंस दिखाई गई हैं, दे आर ऑल 4 2 बार, सब 4 2 बार हैं। क्लियर? तो 4 2 बार पैरेलल डायरेक्शंस के लिए, पैरेलल वेक्टर्स के लिए सेम मिलर इंडिसेज होंगी। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक मिलर इंडिसेज का डिस्कशन। मिलर इंडिसेज फॉर टिप हेड भी मैटर करेगा क्या सर? इसमें टिप हेड भी मैटर करेगा, जो मतलब हेड होता है वो भी मैटर करेगा, या फिर हेड अगर उल्टा भी ले तो चलेगा? चल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान तो रखना, ओरिजिन एक वेक्टर के लिए ओरिजिन लेके करना पड़ेगा, और सारे वेक्टर्स का वही जो मिलर इंडिसेज आएगा वही नोट कर दोगे। जैसे इसमें तो देखो, बाकियों के लिए क्या बाकियों के लिए सर, बाकियों के लिए मिलर इंडिसेज सेम आएगा क्या? इसमें 4 2 बार ही आएगा जितने भी अपने ब्लू लाइंस सबका? ड्रॉ करेंगे। यही तो नीचे स्टेटमेंट लिखी है, मैंने भी अभी बोला भी है यही स्टेटमेंट। 4 2 बार सभी डायरेक्शंस के लिए हो जाएगा, अगर वो पैरेलल डायरेक्शंस हैं तो। पैरेलल डायरेक्शंस के लिए मिलर इंडिसेज सेम होता है, देयर इज नो चेंज। तब भी सर एंटी पैरेलल वाले में -1 मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स्ट्रा, यही तो होता है। ओके सर, नहीं कंफर्म एक कर रहा था माइनस ही मैं, तो होता है। तो वेक्टर का ही तो कॉन्सेप्ट लगाते हो कि कहीं और से कोई कॉन्सेप्ट आएगा इसमें? सब वेक्टर के ही कॉन्सेप्ट्स हैं। एक आई कैप होगा, एक माइनस आई कैप। हाँ, क्या बोल रहे हो? अच्छा चलिए, कुछ डायरेक्शंस मैं आपसे खुद पूछता हूँ। एक यूनिट सेल बनाओ, एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाओ। ये सपोज एक्स एक्सिस, ये सपोज वाई एक्सिस, और एक सपोज जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड। चलिए ऐसा एक इमेज बना लीजिए, क्यूबिक यूनिट सेल है ये। ओरिजिन। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इसका डायरेक्शन बताओ। 100 आई कैप किसने बोला? एक कैप सर। ये आ जाएगा R1 इज इक्वल टू, मैं जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ, R1 इज इक्वल टू वेक्टर ए आई कैप, या कह सकते हो 1 इंटू वेक्टर ए प्लस 0 इंटू वेक्टर बी प्लस 0 इंटू वेक्टर सी, यही तो होगा। 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी, इसका मतलब ये डायरेक्शन हो गया 1 0 0 1 0 0। अब ये डायरेक्शन क्या होगी 1 0 0। बताइए। पैरेलल डायरेक्शन है इसलिए 1 0 0।
ये कहीं से अलग से कुछ बता रहे हैं। ये 0 1 0 किसने बोला? क्या किस बेसिस पे बोला भाई 0 1 0? सर वाई को ये भी तो 1 0 0 ही है ना। लेकिन सर वाई को तो 1 पे कट कर रहा है ना। तो पैरेलल नहीं है 1 0 0 से वो सर। लेकिन अभी कट करने वाली बात कहाँ से? अभी कट करने वाली बात कहाँ से आ गई? सर लेकिन इसमें तो आप एक्स मैंने कट वाले करने का कोई इसमें सर आपने जो वो मतलब एक्स का आप वो मतलब इस पेज पर जो मैंने बताया वो झूठ था अकॉर्डिंग टू यू? नो सर। तो फिर पैरेलल वेक्टर्स जब सेम मिलर इंडिसेस रखते हैं तो यहाँ मैंने क्या मिस्टेक कर दिया जो आपको लग रहा है कि 0 1 0 है? ये नहीं सर, किस हमको बेसिस लगा पर लगा 0 1 0 ये बताइए आप। वो वाई वाले हाँ, में जो था क्या लगा आपको? मैं वाई एक्सिस को देखकर मेरे को लगा कि वो 0 1 0 होगा। इस मतलब तरह वाई से का जितने भी डायरेक्शंस होंगे, ठीक है कोई बात नहीं। ये जो डायरेक्शन है इसका भी मिलर इंडिसेस, इसका भी मिलर इंडिसेस, सबका मिलर इंडिसेस अगर एरो इधर बना हुआ है तो 1 0 0 होगा। ठीक है, एरो अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बना हुआ है प्लस एक्स में तो 1 0 0। अगर इधर की डायरेक्शन पूछूं तो क्या होगा बताओ? 1 बार 0 1 बार 0 0 1 बार इधर बनाऊंगा तो 1 बार, वही जैसे माइनस आई कैप इधर करते हो प्लस आई कैप इधर करते हो तो आई कैप का मतलब है कि 1 0 0 हो गया। जे कैप के कैप तो 0 0 हुआ ना, तभी तो आई कैप ओनली रह गया। ओनली आई कैप अगर होता है तो इसका मतलब जे कैप के कैप के कोफिशिएंट 0 हैं, आई कैप का 1 है। तो एक्चुअली एक तरह से आप ये समझोगे कि जो भी वेक्टर आप बताने जा रहे हो, वेक्टर का डायरेक्शन बताने जा रहे हो, वो उस डायरेक्शन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट होगा, तभी तो आई कैप जे कैप मिलेगा ना। अगर यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है तो आई कैप जे कैप आएगा, और आई कैप जे कैप में 1 भी है 0 भी है, जो जिस डायरेक्शन के अलोंग का लोगे, जिस डायरेक्शन के अलोंग होगा उसी के अलोंग वो आप अपना चेक कर लेना। अब आपसे मैं पूछता हूं, एक डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन का बताओ। 1 0 1 0 1 क्या? 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 बहुत सिंपल है। इस डायरेक्शन का बताओ। 0 0 1 0 0 1। चलिए ठीक है, एक और लास्ट ये कर देते हैं, इसका बताओ। 1 1 1 1 1 1 ट्रिपल 1, यस। तो डायरेक्शन बताना आपके लिए इजी हो गया। जस्ट आप डायरेक्शन देखिए, आई कैप जे कैप के साथ रिलेट करिए, नहीं रिलेट करिए, वेक्टर बनाइए ए बी सीट के जैसा और उससे रिलेट कर लीजिए। तो इस तरह से आप डायरेक्शन किसी भी वेक्टर के लिए बता सकते हो, किसी भी वेक्टर का किसी भी साइड के अलॉन्ग, किसी भी बॉडी डायगोनल पेज डायगोनल के अलॉन्ग आप उसका कैलकुलेशन करके बता सकते हो डायरेक्शन। तो ये मिलर इंडिसेज ऑफ डायरेक्शन है, मिलर इंडिसेज ऑफ डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस का मिलर इंडिसेज। डायरेक्शन के मिलर इंडिसेज में आप कौन सा ब्रैकेट यूज कर रहे हो? स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट यूज कर रहे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैंने 2-4 इमेज में ऐसे डायरेक्शंस बना के आपको दिखा दिया। अगर मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन और पूछूं इसी इमेज में ही, अलग से इमेज नहीं बनानी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इस डायरेक्शन के, इसका बताइए मिलर इंडिसेज इस डायरेक्शन का। So 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0, यस। अब डाउट कौन पूछ रहा है बताइए, मैं क्योंकि नेक्स्ट पर चलूंगा। प्लेन के लिए भी लिखना। हाँ डाउट बोलो। ये था ना कि जो हम लोग y एक्सिस मतलब y एक्सिस पर था, क्या हुआ? साउंड कट गया। साउंड प्रॉब्लम हो रही है, फिर से बोलिए।
0 किसी को समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। That box. तो ऊपर वाला रोबोटिक शानदार है सर। क्या कर रहे हो भाई ये? बंद करो। अजीत क्या बोल That box. क्या इनका नेटवर्क डाउन प्रॉब्लम है मुझे लगता है। सर सर हमेशा डाटा रहता है पैक सर। सर हाँ ठीक है। यस सर। चलिए बाद में देख लेंगे इनका डाउट। नेक्स्ट एक और आता है डिस्कशन इसमें, वो आता है प्लेन का। अभी हमने डायरेक्शन के लिए मिलर इंडिसेस लिखा और डायरेक्शन के लिए आपने इस तरह का ब्रैकेट यूज किया। ये ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। Square bracket, yes. So for direction we always use square bracket and we put 3 integers, 3 numbers in it, and we don't have any, don't put any comma in between. बीच में कोई comma नहीं put करते हम लोग। Without putting any comma we have this R1, R2, R3. R1, R2, R3 के बीच में कोई comma नहीं put करते और एक square bracket यूज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है Miller indices of a plane. Next concept है Miller indices of a plane. Plane का Miller indices of a plane. Miller indices of a plane. किसी प्लेन के लिए Miller indices लिखना हो तो उसके लिए सबसे पहले मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे। In mathematics, what is the equation of plane? इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है बताओ? कार्टेशियन में सर हाँ जी, और किसमें एक्स पता है? प्लस बी वाई प्लस सी सी जेड प्लस के इक्वल 0 is equal to 1. So this is the equation of plane. The plane cuts intercepts of OA, OB and OC on X. आप XYZ कह सकते हो, वो भी करेक्ट है। अगर ये क्यूबिक के लिए कर रहे हो OA, OB, OC and OC on A, B and C axis respectively. बात समझे आप? अगर XYZ एक्सिस लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C का, जो आपका OA, OB, OC क्या है? इंटरसेप्ट है ABC तीनों एक्सिस पर, ठीक है? तो प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हो आप आराम से, इजीली आप इक्वेशंस। अब देखो मुझे XYZ एक्सिस नहीं बनाना चाहिए था, पिछले वाले में भी मैंने XYZ एक्सिस बना दिया क्योंकि क्यूबिक ले रखा था मैंने, इसीलिए क्यूबिक में आपका ABC एक्सिस XYZ के साथ मैच कर जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग XYZ एक्सिस शो जरूर कर देंगे, ये समझते हुए कि मोस्ट कॉमन जो स्ट्रक्चर है वो है क्यूबिक
लेकिन हमें वेक्टर ए दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है ना, इसको वेक्टर ए बोलना पड़ेगा, ए का डायरेक्शन, ये बी वाला है, ये और सी वाला है, ठीक है। इसके अलोंग वेक्टर ए था, बी था, और इसके अलोंग वेक्टर सी रहा हो, ठीक है। तो एक्स वाई जेड ए बी सी कोइंसाइड हो जाते हैं अगर ये क्यूबिक है तो। मैंने ये क्यूबिक ही ले रखा था, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्लियर होगा। ए बी सी आप ले रहे हो या एक्स वाई जेड, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाते हैं अगर आप स्ट्रक्चर क्यूबिक ले रहे हो। क्यूबिक स्ट्रक्चर है या आर्थोरोम्बिक है या टेट्रागोनल है। क्यूबिक मोस्टली हम लोग क्यूबिक यूज करेंगे, इसीलिए इसमें देखो ए बी सी लिखा था, मैंने यहाँ एक्स वाई जेड ले लिया, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ए बी सी और एक्स वाई जेड सबको ओवरलैपिंग मान लेंगे आप। अगर एक्स वाई जेड एक्सिस ओवरलैप कर रहा है दैट मीन्स अल्फा बीटा का हमारा 90 डिग्री। तो आपका जो प्लेन है, प्लेन का इंटरसेप्ट कितना है, ओ ए, ओ बी, ओ सी। प्लेन कहाँ से पास कर रहा है देख रहे हो, ए बी सी पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड एक्सिस या ए बी सी एक्सिस पर। ए बी सी एक्सिस पर, ए बी सी एक्सिस पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी पॉइंट से ये प्लेन पास कर रहा है। प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट्स ए बी सी, ठीक है। अब आप देखिए, इक्वेशन आप प्लेन लिखा, तो कभी भी किसी भी प्लेन को लिखने के लिए, प्लेन को एक्सप्लेन करने के लिए आप तीन इंटरसेप्ट की हेल्प लेते हो, ठीक है। तीन इंटरसेप्ट की हेल्प लेते हो। इन क्रिस्टलोग्राफी, हमें क्रिस्टलोग्राफी में जब भी बात करेंगे हमें यही इंटरसेप्ट चाहिए, एबीसी के टर्म में चाहिए। इन क्रिस्टलोग्राफी वी यूज मिलर इंडिसेस, हमें मिलर इंडिसेस यूज करना होता है क्रिस्टलोग्राफी में। जो ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट को HKL मिलर इंडिसेस से रिलेट करेंगे। HKL को एक स्मॉल ब्रैकेट कह सकते हो आप, पैरेंथेसिस में रखेंगे टू डिफाइन ए सेट ऑफ प्लेन। किसी सेट ऑफ प्लेन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग मिलर इंडिसेस यूज करते हैं क्रिस्टलोग्राफी में। और मिलर इंडिसेस क्या है, मिलर इंडिसेस HKL तीन इंटीजर होंगे जिनको कि हम लोग स्मॉल पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं। सेट ऑफ प्लेन, these मिलर इंडिसेस, जो मिलर इंडिसेस लिखा है ना HKL, these मिलर indices HKL are related with, they are related with intercepts, they are related with intercepts OA, OB and OC respectively। तो जो OA है उससे H रिलेटेड है, OB से K रिलेटेड है, OC से L रिलेटेड है। HKL तीनों इंडिसेस, तीनों इंटीजर्स, OA, OB, OC तीनों इंटरसेप्ट से रिलेटेड है। अब आप मैथमेटिक्स में ये वाला इक्वेशन यूज करते हो, क्रिस्टलोग्राफी में ये इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। दोनों इक्वल है, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों सिमिलर हैं। बस समय बचाने के लिए क्रिस्टलोग्राफी वाले एक ब्रैकेट की हेल्प लेते हैं HKL रिप्रेजेंट करने को। मैथमेटिक्स वालों को पूरा XYZ के साथ X/OA, Y/OB, Z/OC लिखना पड़ता है। ओके ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब अगले पेज पर, यस सर, इस प्रॉब्लम में ऐसा बोल सकते हैं कि OA का वैल्यू मतलब H होगा, OB का K और OC का M।
अभी मैंने खत्म नहीं किया, अभी बोलूंगा मैं भी कुछ। अभी अच्छा, बोल नहीं सकते हैं, मैं उसको कुछ रिलेट कर रहा हूँ, कुछ रिलेट करूंगा मैं। अभी इतने स्लाइड तक पूछ रहा हूँ कि इस पे जो लिखा हुआ है इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट प्लेस पर मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट मिलर इंडिसेज। स्टेप्स टू कैलकुलेट मिलर इंडिसेज फॉर ए प्लेन, मिलर इंडिसेज ऑफ ए प्लेन। एक प्लेन का मिलर इंडिसेज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? हाउ टू कैलकुलेट मिलर इंडिसेज ऑफ ए प्लेन। तो उसके लिए स्टेप्स हैं, देयर आर 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, कलेक्ट द इंटरसेप्ट। सबसे पहले इंटरसेप्ट कलेक्ट कीजिए, इंटरसेप्ट OA, OB एंड OC इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। ABC के टर्म में आपको OA, OB, OC कैलकुलेट करना है। मान लो कहीं 2A हो गया, कहीं 3B हो गया, कहीं 5C, 4C, कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाएंगे। एक का वैल्यू OA हो गया, एक का वैल्यू OB, एक OC है, और ये किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, किसके टर्म में निकालना है? स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c के टर्म में। ये तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लेन देखोगे 2a से है, 3a से है, 4a से है, कितनी दूर से पास कर रहा है वो पता चल जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? जब OA, OB, OC सब इकट्ठा हो गया तो आप OA, OB, OC से ABC रिमूव कर दो। डिवाइड OA by A, OB by B and OC by C। OA, OB, OC अगर ABC के टर्म में दिया हुआ है, ABC के टर्म में दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? ABC को सबसे पहले हटा देंगे। ABC हटाने के लिए क्या करेंगे? OA को A से, OB को B से, OC को C से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 3 है, स्टेप 3। अब स्टेप 2 में आपने क्या किया? OA, OB, OC से ABC हटा दिया, तो कुछ नंबर्स बन जाएंगे, जस्ट इंटीजर्स, या कुछ स्टेप कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज भी मिल सकती हैं। तो स्टेप 3 में हम लोग अब जो भी वैल्यू आ रही है, टेक रेसिप्रोकल्स। अब रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लीजिए अब उसका जो भी बचा हो, रेसिप्रोकल्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ स्टेप, अगर आप फोर्थ स्टेप में रेसिप्रोकल लेने के बाद फ्रैक्शनल वैल्यूज पाते हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर कन्वर्ट फ्रैक्शन, अगर आप फ्रैक्शन पा रहे हैं, टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू इंटीजर्स, इंटीजर्स मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। नोट कर लीजिए इसको। यही 4 स्टेप्स हमें करना है और फाइनली HKL मिल जाएगा, 4 इंटीजर्स मिल जाएंगे। पहले अगर इंटीजर्स नहीं मिला है तो आप उसको फ्रैक्शनल वैल्यूज को डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टेप 4 में टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू इंटीजर्स मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शन एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे। नोट कीजिए इस स्टेटमेंट्स को पूरा। अभी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस भी करना है।
हो गया, नोट कर लिया? यस सर। नो सर। अच्छा, डन सर। ओके। हो गया। नेक्स्ट सर है 10 बिगेट। यस, सर ये मिलर इंडिसेस बेसिकली सर ये डायरेक्शन को बताता है। प्लेन को बताता है। अभी हम प्लेन पर आ चुके हैं। हाँ सर प्लेन पे आ गए डायरेक्शन का सर। टॉपिक पहले फिनिश। यस, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ओके। 10 we get a set of 3 integers, 3 numbers. These integers are Miller indices, of the plane. So plane का मिलर इंडिसेज हो जाएगा, मिलर इंडिसेज ऑफ प्लेन। जिस प्लेन को ऊपर हमने ये कैलकुलेशंस किया है, जिसका इंटरसेप्ट वगैरह लिया था, उसी के ये मिलर इंडिसेज हो जाएंगे। तो आपके पास इमेज साइड में देख रहे हैं, 2 इमेजेस बनी हुई हैं। आपको इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं समझना है। जस्ट आप XYZ तीनों एक्सिस के बनी हुई हैं। आप ये मान के चलो कि XYZ एक्सिस के अलाउंग ही ABC भी है। अब आप एग्जाम्पल 1 जो पहले एग्जाम्पल बना हुआ है, इमेज फर्स्ट ऊपर वाला, उसके लिए OA OB OC बताओ। OA का वैल्यू क्या आएगा, OB का वैल्यू एंड OC। यहाँ हो जाएगा, एक्स एक्सिस है, A पॉइंट यहाँ होगा, B यहाँ हो जाएगा। सर वो 100 हो जाएगा। 1 आएगा सर, 1 ए होगा। 1 ए होगा, बी होगा, और सी होगा। ए बी 0 होगा सर। OC देखिए, OC कितना है, इन्फिनिटी सर। इन्फिनिटी। यस, OC इन्फिनिटी है बिकॉज पैरेलल प्लेन है। हो गया। तो प्लेन का नाम बताइए, नंबर सर 110। 110 क्या, 110 सर। 110। यस, प्लेन का नाम हो गया 1 मिलर इंडिसेज ऑफ प्लेन। मिलर इंडिसेज ऑफ प्लेन, मिलर इंडिसेज ऑफ द प्लेन आर 100। कैसे कैलकुलेट किया, आपके पास पूरा स्टेप्स है, 1 by 1 करते जाओ। लास्ट वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज LCM लेने की डायरेक्ट इंटीजर ही मिल जाएगा। मिलर इंडिसेज ऑफ प्लेन इज 1, 0, 0 लिखना था, लेकिन कॉमा लगाएंगे तो ये मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट बन जाएगा। मिलर इंडिसेज चाहिए तो आपको कॉमा नहीं पुट करना, ब्रैकेट बस स्मॉल ब्रैकेट लिखना है। ये पैरेंथेसिस है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसको आप बोलेंगे स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, है ना? ये नोट कर लीजिए। यस,
कुछ समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल 2 देखिए नीचे, एग्जाम्पल जो दूसरा इमेज है सर इसमें 2 0 0 होगा। OA कितना है यहाँ? A/2 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 OB इंफिनिटी इंफिनिटी OC इंफिनिटी। इंफिनिटी। ठीक है, तो मिलर इंडिसेज ऑफ सेकेंड प्लेन। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि मिलर इंडिसेज निकालना इजी होता है, बस थोड़ा सा हमें इंटरसेप्ट पता चल जाए। तो यहाँ हो जाएगा 2 0 0। सर एग्जाम्पल 1 में 1 1 0 है ना? यस सर। हाँ 1 1 0 है। मैं भी वेट कर रहा था कि कोई बोले, कोई इन्होंने एक ने बोला लेकिन उनका आवाज से मैं तो नहीं समझ पाया। ठीक है, मुझे लग रहा था वो इसी पॉइंट पर बोलना चाह रहे थे। हो गया कैलकुलेशन? तो दोनों तरह के क्वेश्चंस का हो जाएगा ना इस तरह से। अगर इमेज बना के कोई मिलर इंडिसेस पूछे या मिलर इंडिसेस देकर प्लेन पूछे, कर लोगे? चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। ये जैम का 2017 का पेपर है। सर एक सेकेंड बैक स्लाइड कर दीजिए प्रीवियस वाली। ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व कीजिए आप लोग। 2 4 3 होगा सर। सर ऑप्शन ए। ये सर ऑप्शन है। ऑप्शन ए। ए आया। अच्छा, इसमें इंटरसेप्ट क्या था? इंटरसेप्ट OA की वैल्यू हो गई A, OB की वैल्यू 2A/2, OC की वैल्यू 2A/3। तो इंटरसेप्ट एक लाइन में लिखा। तो आप किसी भी समय ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान रखेंगे कि OA, OB, OC अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो पहले आप उसको लिखें। आपके चारों स्टेप्स में पहले इंटरसेप्ट कलेक्ट करना था। इंटरसेप्ट हुआ, अब डिवाइड बाई A, क्योंकि सब तो A के टर्म में ही लिखा है ना। डिवाइड बाई A से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 1, ये आएगा 1/2, ये आएगा 2/3। रेसिप्रोकल ले लीजिए, रेसिप्रोकल्स लीजिए तो आपका 1 2 3/2 मल्टीप्लाइड बाई LCM, तो आ जाएगा ये 2 4 3, देयरफॉर 2 4 3 आर मिलर इंडिसेस। तो कैलकुलेशन करना बहुत इजी है, बस ध्यान रखेंगे, फोकस रखेंगे अपनी कैलकुलेशन स्टेप्स पर, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व करने हैं, और चारों स्टेप्स याद रखोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। कोई स्टेप छूटना नहीं चाहिए। ABC हटाना है या मल्टीप्लाई करना है LCM से, इंटीजर ही चाहिए हमें हर बार। ऐसे क्वेश्चंस में हमें इंटीजर्स ही चाहिए होता है, चाहे वो मिलर इंडिसेज ऑफ डायरेक्शन हो या प्लेन हो, दोनों केसेस में। चलिए 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं जैम में 3 बार रिसेंटली, 3-4 एग्जाम्स में क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए हुए थे। चलिए एक क्वेश्चन और जैम का है। ये किस ईयर का है? 2019, 17 के बाद 19।
पेपर में क्वेश्चन में लिखा है 101 प्लेन, कौन सा इमेज है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, यस। चलिए ठीक है, 101 सी ऑप्शन बहुत आसानी से आपने बता दिया। कई बार क्वेश्चन में ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर कोई प्लेन ओरिजिन से पास करता है तो उसका मिलर इंडिसेज उसके पैरेलल प्लेन से पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात सुना पूरा? अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्लेन किसी क्वेश्चन में ओरिजिन से ही पास कर रहा है, जैसे इस इमेज पर देखो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसके मिलर इंडिसेज निकालने के लिए ओरिजिन को या तो शिफ्ट कर दो, आइदर शिफ्ट द ओरिजिन और कैलकुलेट द मिलर इंडिसेज ऑफ ए पैरेलल प्लेन टू दिस प्लेन। पैरेलल प्लेन इसका जो होगा उसका मिलर इंडिसेज कैलकुलेट कर दो। बात समझे? क्योंकि अगर प्लेन क्या बोल रहे हो? सर मैं पूछ रहा था कि ओरिजिन शिफ्ट करने का मीनिंग है कि जो मतलब जो जहाँ पर वो जो ओरिजिन लिया गया है उसको किसी और पे ओरिजिन ले लेंगे। दोनों तो एक ही बात हो गई, चाहे आप प्लेन शिफ्ट कर दीजिए या ओरिजिन शिफ्ट कर दीजिए। यस, मतलब वही ना, दोनों एक ही बात है। हाँ, मतलब एक ही है, चाहे आइदर ओरिजिन शिफ्ट करो या प्लेन शिफ्ट कर दो, प्लेन पैरेलल प्लेन। हाँ यस सर, इसका आंसर सर बी होगा ना? यस सर, हाँ सर बी होगा ना सर, बी होगा सर, हाँ, ऑप्शन हाँ। वही बी होगा सर। बी होगा। अब आप लोगों ने जो बताया था, जो आप लोगों ने बताया वही मैंने टिक किया। अच्छा है कि अभी क्लास ओवर नहीं हुआ था। एक आदि करके ऑप्शन सी लिख रखा है, मेरे पास मैसेज आया है, इसलिए मैंने सी टिक कर दिया। मैं भी क्वेश्चन में कुछ और बताने लगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर मान लो ओरिजिन शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे इसमें इस प्लेन के लिए आप देखोगे तो कहोगे कि इंटरसेप्ट तो जीरो है। जीरो इंटरसेप्ट का इनवर्स क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाएगा ना। इंफिनिटी, यस। तो कभी भी मिलर इंडिसेज में इनफाइनाइट नहीं लिखोगे, कभी भी। यहां ए है आदि, मैंने ऑप्शन सी बहुत पहले क्वेश्चन से किए थे, इसमें ऑप्शन ए है, तो मुझे जहां तक लग रहा है इसी क्वेश्चन का ऑप्शन आपने सी लिखा। कोई बात नहीं, मैंने सी आपका देख के लिखा कि कैसे लिखा, किसी स्टूडेंट ने भी बोला था सी, कोई नहीं। तो अभी मैं जो बोल रहा हूं कि जो ओरिजिन है, अगर ओरिजिन प्लेन पर अवेलेबल है तो इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा, और जीरो के करस्पॉन्डिंग उसका इनवर्स इंफिनिटी होता है। तो हम लोग कोई ऐसा प्लेन नहीं चूज करेंगे जिसमें कि इंटरसेप्ट इंफिनिटी हो। ठीक है, इंटरसेप्ट जीरो हो और उसका मिलर इंडिसेज इंफिनिटी आए। तो मिलर इंडिसेज इंफिनिटी ना आए, इंटरसेप्ट जीरो ना हो, इसके लिए मैं ओरिजिन को जब यहां पर लेता तो अलग बात थी, अब यहां ओरिजिन ले लेता हूं, यहां ओरिजिन ले लेता हूं, यहां ओरिजिन ले सकता हूं, यहां ओरिजिन ले सकता हूं। मतलब प्लेन के अलावा कोई और पॉइंट पर ओरिजिन को शिफ्ट कर दीजिए, या इसके पैरेलल कोई दूसरा प्लेन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तो उसका कैलकुलेशन माना जाएगा। ठीक है, ऐसे केसेस में आपको आइदर ओरिजिन शिफ्ट करना है या प्लेन शिफ्ट करना है। तो आपको मैंने क्या कहा, ऑप्शन डी जो है उसके लिए मिलर इंडिसेज कैलकुलेट करके अगली क्लास में ले आओगे। इसी क्वेश्चन का 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी का मिलर इंडिसेज अगली क्लास में बताओगे। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मिलर इंडिसेज, कौन कौन से मिलर इंडिसेज पॉसिबल हैं इस प्लेन के लिए जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो अभी टाइम हो चुका है, मैं अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद क्वेश्चन कुछ है जो बीएचयू के क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क में देता हूं, अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो जैम 2019 के बाद जैम 2020 में भी मिलर इंडिसेज का क्वेश्चन है अवेलेबल। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। सर थोड़ा सा वो है स्लाइड, तो उसमें थोड़ा सा बता देते सर, मतलब कि ये इसमें सर एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज सर कि मतलब कैसे भी ऑप्शन आया। बी ऑप्शन कैसे आया? यस सर, मतलब कि प्लेन यहाँ कैसे आया था, यहाँ का समझ में आया था? यस सर, यहाँ पे तो मतलब ये समझ में आया था कि 110 पे प्लेन मतलब कि था।
यहाँ x एक्सिस पर पॉइंट A है, z एक्सिस पर पॉइंट C है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो OA हो गया A, OB हो गया इंफिनिटी और OC हो गया A। हो गया? यस सर। यहाँ हो गया ओरिजिन। चलिए ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया आपको, इसका ये क्वेश्चन होमवर्क लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 BHU से, क्वेश्चन नंबर 8 BHU से, 21 BHU से, 34 BHU से, 48, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं। सर मिरर इंडेक्स का यूज मतलब क्यों लिखते हैं, क्या इसका यूज है? दिस इज शॉर्टकट मेथड। मैथमेटिक्स में एक प्लेन को लिखने में एक लाइन लगती है, फिजिक्स में एक ब्रैकेट लगता है बस। क्लियर? फिजिक्स में एक ब्रैकेट में एक प्लेन लिख सकते हो। मैथ वाला बोलेगा कि भाई मेरा इससे समझ में नहीं आया, ये 3 इंटीजर्स लिख दिया, प्लेन हो गया। तो फिजिक्स वाले को समय बचाना होता है, ठीक है। हम लोग हजारों लाखों प्लेन से डिस्कस करेंगे ऐसे। अभी प्लेन लिखते जाओ, अभी बहुत सारा केस आगे आएगा, अभी धीरे धीरे समझ में आना है। अभी आज ही सारा इंपॉर्टेंस, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस सारा नहीं हो जाएगा। अभी आप कैलकुलेशन का मेथड सीखिए। धीरे धीरे 2 से 3 क्लासेज में जब एक्सरे डिफ्रैक्शन आएगा तब समझ में आएगा कि प्लेन को इतना सिंपली क्यों लिखना जरूरी था, इतना शॉर्टकट में इतना इजीली क्यों लिखना हमारे लिए जरूरी पड़ गया। ठीक है ना? यस सर। ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। एक मिसलेनियस का क्वेश्चन आगे मैं दिखा रहा हूं, इसको भी सॉल्व करके आना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करके ले आओगे। ठीक है, तो क्लास इज ओवर नाउ। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए क्वेश्चन अपना। सर ये है ना कि जो हम लोग मतलब पिछले जो भी हम लोग पढ़े मतलब कि FCC चाहे BCC, ये सब जो भी कुछ हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े सर, उसमें हम लोग 2 ही एटम के बारे में पढ़े। मतलब 3 एटम कॉम्बिनेशन जैसे होता है AlCl3 इस टाइप से, या H2SO4, इस तरह के कॉम्बिनेशन मतलब स्ट्रक्चर को हम लोग नहीं पढ़े सर। मतलब इसमें होता नहीं है या फिर हम लोग को पढ़ना नहीं है। आप अभी BSc फाइनल ईयर में हैं। ठीक है, अभी आप MSc पढ़ोगे। MSc के बाद रिसर्च में उतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स का स्ट्रक्चर होता है। CaTiO3 होता है, कैल्शियम टाइटेनेट, कैल्शियम, बहुत सारे हैं, 5 एटम 10 एटम के भी कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन वो आपको यहाँ नहीं पढ़ना। यहाँ अभी सिंपल स्ट्रक्चर, ओनली 1 एटम 2 एटम, इतना ही है। किताब में भी देख सकते हो, ओनली डायटॉमिक तक ही है। ट्राइटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हो आप, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री वालों के लिए भी तो कुछ छोड़ दोगे ना आप। केमिस्ट्री वाले बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं, आपको इतने कंपाउंड्स नहीं पढ़ना है। CH CO3, CaTiO3 और TiO2, PiO3, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड समथिंग करके होता है ना, कार्बाइड वगैरह, AlC3 समथिंग। तो ये सब आप बहुत सारा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है भाई, अभी बेसिक पर बात करो। Why don't we take 0 instead of infinity? 0? आकाश द्विवेदी क्या पूछ रहे हैं आप? 0 इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी का क्या मतलब है? पैरेलल प्लेन के लिए इंटरसेप्ट, पैरेलल प्लेन के लिए सर इन्फिनिटी सर इंटरसेप्ट क्यों लेते हैं सर, 0 क्यों नहीं वहां पे ले रहे हैं? उसको एसिम्टोट बोलते हैं। एसिम्टोट नाम सुना है? अनंत स्पर्शी। एसिम्टोट अनंत स्पर्शी बोलते हैं उसको। अनंत स्पर्शी का मतलब जो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, दे आर मीटिंग एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। 0 डिस्टेंस पर नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, अनंत डिस्टेंस पर जाके स्पर्श करेगी। ठीक है, मुझे लगता है इतना तो सफिशिएंट है। एसिम्टोट बोलते हैं टेंजेंट जो इन्फिनिटी पे टच हो। सर लेकिन वहां पर तो सर मतलब एसिम्टोट का मतलब कोई एक्सपेक्टेंसी तो होती है कि मतलब टच करेगा इन्फिनिटी, लेकिन सर यहाँ पर तो पैरेलल प्लेन है। तो सर पैरेलल है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ एसिम्टोट इसी को बोलते हैं भाई।
आप क्या जीरो सोच रहे हो? आपकी जीरो डिस्टेंस पे टच कर रहा है क्या? नहीं सर, प्लेन जो है ना सर वो मैं इस पॉइंट से सोच रहा हूँ कि वो एक्सिस के पैरेलल है, तो इसीलिए सर वहाँ पे टच करेगा सर। ये इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना? अगर टिल्ट होता प्लेन तो सर मतलब सोच सकते हो। नहीं, टिल्ट नहीं, आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो, एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट क्या है। जो कहीं नहीं मिलते इन्फिनिटी पर मिलते हैं, जो धरती पर नहीं मिलते वो अनंत यात्रा पर जाते समय मिल जाते हैं, वो स्वर्ग में मिल जाते हैं, ठीक है, जन्नत में। ओनली सर एक ये ओनली एजम्पशन है। जी हाँ, तो वही एजम्पशन थी, तो इन्फिनिटी पर मैं मान रहा हूं ना। आप इसको देखना, एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट पढ़ना एक बार आकाश। एसिम्प्टोट के कॉन्सेप्ट में है पैरेलल जो लाइंस हैं, रेलवे लाइन की दो पटरियां जो हैं, दो जो आयरन का, वो कहीं नहीं मिलती। आप देख के बोलना, और दूर देखोगे इन्फिनिटी पे लगेगा कि ज्वाइन हो रही है आगे। क्षितिज और आकाश, आकाश और क्षितिज क्या बोलते हैं उसको? आकाश तो नाम ही है इनका, मैं क्या बताऊं। आकाश और जो धरती है ना, वो लगता है कि इन्फिनिटी पर जाके मिल जाती होगी। मैथमेटिक्स है, एजम्पशन है, और वही चलता है इन्फिनिटी, ठीक है ना सर? यस सर, ओरिजिन शिफ्ट वाला जो आप बता रहे थे उसको एक बार फिर से बता दीजिए ना। मैंने बोला कि अगर कोई प्लेन ओरिजिन से पास करेगा तो उसका इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटरसेप्ट का मतलब है उसका इनवर्स रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाए। और मिलर इंडिसेज में इन्फिनिटी नहीं चलता। मिलर इंडिसेज में इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर मत लिखना। इन्फिनिटी अगर आ रहा है तो पैरेलल प्लेन ले लेना या ओरिजिन शिफ्ट कर देना, बस इतना मैंने बोला। आइदर शिफ्ट ओरिजिन और टेक पैरेलल प्लेन टू कैलकुलेट द मिलर इंडिसेज। समझ गए? तो यहाँ जो ऑप्शन डी दिया है वो ओरिजिन। अरे जब मैं इतना बता ही दूंगा तो मैं अगली क्लास में क्या पढ़ाऊंगा? क्लास मेरा ओवर हो गया है। मैंने जस्ट हिंट किया है कि अगर ओरिजिन से पास कर रहा है प्लेन तो इंटरसेप्ट क्या होगा? जीरो होगा। जीरो होगा तो उसका इनवर्स इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी मिलर इंडिसेज में नहीं एज्यूम करना, मिलर इंडिसेज में इन्फिनिटी नहीं लेना है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि इन्फिनिटी ना आए, पैरेलल प्लेन लीजिए या ओरिजिन शिफ्ट करिए। मैंने इस इमेज में ओरिजिन दिखा के भी बता दिया, ओरिजिन को मैं अलग अलग पॉइंट्स पर रख करके भी बता दिया। अब आप उसके अकॉर्डिंग ट्राई करना। यस सर। और अगली क्लास में नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना, अगली क्लास में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। अभी क्लास एंड हो जाएगा, 8:30 बज गया है, ठीक है। अगली क्लास में आप लोग ट्राई कीजिए, इसको बताइएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सो नाउ स्टूडेंट्स क्लास, थैंक यू। अगली क्लास में इसको ट्राई करके आना, मैं देखूंगा, अगर नहीं आएगा तो फिर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।